नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुरूप मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल, इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है और इनका जन्म कहाँ और कब हुआ, तो आपका जवाब होगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि मक्का कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा मक्का सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब प्रस्थान किए, तो आपका सही जवाब होगा 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो आपका सही जवाब होगा एक फारसी ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, चचनामा। यानी फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कब से कब तक महमूद गजनी यानी गजनवी भी जिसको कहते हैं, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो आपका जवाब होगा 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपका जवाब होगा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उसने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आपका सही जवाब होगा किताब उल यामनी, और तारीख ए यामनी की रचना उतबी के द्वारा की गई थी जो कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन थे, तो आपका सही जवाब होगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। और फिरदौसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, यानी आपने यहां पर क्या बात जानी कि जो शाहनामा है उसके लेखक कौन है, फिरदौसी, और फिरदौसी किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे, तो आपका सही जवाब क्या होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। यानी अगर पूछा जाए कि पूर्व के होमर की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा फिरदौसी को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो आपका सही जवाब होगा अल बरूनी। यानी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तहकीक ए हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा तहकीक ए हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई थी। और यदि पूछा जाए कि किस भाषा में की गई थी, तो आपका जवाब होगा अरबी भाषा में। यानी अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखी। अगला प्रश्न है, सिहाबुद्दीन गोरी ने प्रथम आक्रमण कब और कहां पर किया, तो आपका सही जवाब होगा सिहाबुद्दीन गोरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा इस युद्ध में सिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे। यहां पर सिहाबुद्दीन दिया, इसका मतलब क्या है, सिहाबुद्दीन गोरी की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, तो आपका सही जवाब होगा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया गया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। यानी चंदावर का युद्ध किसके बीच, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के बीच, और जिसमें जयचंद परास्त हो गए थे। और कब हुआ था, 1194 में। याद रखिएगा युद्ध से सीधे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो राजा कौन था या वो शासक कौन था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा जो कि अरबी भाषा में खुदा हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी। यानी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किस वंश के थे, तो याद रखिएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक? तो 1206 से 1210 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? तो आपका सही जवाब होगा लाहौर। और एक बात और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह सलाहकार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा है। क्लियर कट है? अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सल्तनत कालीन कुछ भवन है, उनके निर्माता कौन शासक हैं और वो स्थल कहां पर है जो वो भवन स्थित है? तो याद रखिएगा, ये चार्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये कहां पर है? दिल्ली में। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया और उसको कंप्लीट इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, और ये भी दिल्ली में है। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही, और ये कहां पर है? अजमेर में। अगला है अतारकीन का दरवाजा। ये जो अतारकीन का दरवाजा है ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया और ये नागौर में है। अगला है इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश के द्वारा, दिल्ली में। अगला है सीरी का किला। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दिल्ली में। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दिल्ली में। गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, दिल्ली में। आदिलाबाद का किला काफी महत्वपूर्ण है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक के द्वारा, दिल्ली में है। जहांपना नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक के द्वारा, दिल्ली में। और अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा, पांडुआ, जो कि कहां पर है? बंगाल में। तो ये भी याद रखेंगे कि अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा, और कहां पर? पांडुआ, बंगाल में। अगला देखिए, फिरोज शाह किला का निर्माण किसके द्वारा? तो फिरोज तुगलक के द्वारा, दिल्ली में। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सारकी द्वारा, जौनपुर में। हिंडोला महल का निर्माण होशंग शाह द्वारा, मांडू में। जहाज महल का निर्माण होशंग शाह द्वारा, मांडू में। चांद मीनार यानी चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा, हैदराबाद में। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कराया गया था। यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? तो याद रखिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई, और ये चौगान जब खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया। इसके कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। याद रखिएगा, ये जो चौगान है इसको आधुनिक पोलो की भांति जो खेल होता है उसके समकक्ष ये खेल था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया, और उसे किसकी उपाधि दी? सुल्तान ए आजम की। किसको? इल्तुतमिश को। इस आधार पे आपने कहा कि दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे और वो किसके बने हुए थे और किसने प्रारंभ किए थे? तो याद रखिएगा, सल्तनत युग के जो 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, एक था चांदी का टंका। ये जो चांदी का टंका था ये 175 ग्रेन का था, और दूसरा था तांबे का जीतल। अब प्रश्न उठता है ये किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो मंगोल नेता कौन था जिसने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन में वो आया था? तो याद रखिएगा, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक? तो 1236 से 1240 तक। अगला प्रश्न देखिए, मैं अभी आपसे कह रहा था कि कई बार आपकी परीक्षा में पूरा नाम पूछ दिया जाता है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गयासुद्दीन। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी की जब बात हो रही थी तब भी मैंने आपको हिंट किया था कि सुल्तान के पूरे नाम को भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था।
उसी प्रकार बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन, और याद रखिएगा उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गयासुद्दीन बलवन को। और एक बात और याद रखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ और कब किया? तो आपका सही जवाब होगा 1249 ईस्वी में बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ किया। और अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति बलवन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बलवन ने किसके प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था? तो याद रखिएगा बलवन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नियामत ए खुदाई किसने माना था? तो याद रखिएगा बलवन ने बताया कि राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उसको नियामत ए खुदाई की उपाधि मिली थी। और याद रखिएगा उसके अनुसार, किसके अनुसार? बलवन के अनुसार मान मर्यादा में यह केवल पैगंबर के बाद है, यानी राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और मान मर्यादा में पैगंबर के बाद उसका स्थान आता है। ये बलवन का मत था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब राजा को माना जाता है, ये किसका मत था? तो ये भी बलवन का मत था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने ईरानी बादशाह की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम था बलवन। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है किसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को आरंभ किया? तो याद रखिएगा बलवन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा का आरंभ किया। अब प्रश्न उठता है कि सिजदा क्या है? तो याद रखिएगा सिजदा का मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ये सिजदा है। और पाबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना, इस रीति को पाबोस कहते हैं। और ये दोनों रीति बलवन के द्वारा आरंभ की गई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो नौरोज है ये त्योहार किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा बलवन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा को आरंभ किया था। यानी ये नौरोज प्रथा कैसा त्योहार है? फारसी त्योहार। और इसको किसने अपनाया अपने दरबार में? बलवन ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि वो कौन शासक था जिसने यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया अपने आप को? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की थी और अपने सिक्कों पर भी अंकित कराया था? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पद्मिनी की कहानी का आधार किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई काव्य पुस्तक पद्मावत है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था किसको? मलिक काफूर को। याद रखिएगा मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने किस विजय के दौरान? गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया? तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दीवान ए मुक्त राज की स्थापना किस शासक के दौरान हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुक्त राज। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया था? तो वो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने उपज का 50% भूमि कर जिसको खराज के नाम से जाना जाता है इस रूप में निश्चित किया था। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है सल्तनतकालीन वो शासक कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक ने दो नवीन कर घरी कर और चराई कर प्रारंभ किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर और चराई कर का प्रारंभ किया था। अब प्रश्न उठता है घरी कर किस पे लगता था? तो याद रखिएगा घरी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था और वहीं चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और ये किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक किस वंश का प्रथम शासक था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक के तौर पर दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक? तो 1325 से 1351 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवान ए अमीर कोही, इसकी इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि की उन्नति के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। यानी आप ये कह सकते हैं एक नए कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। और ये कब से कब तक? तो 1333 से 1347 के बीच। और इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेहला। यानी इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रेहला और ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सीधा जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किसने ये कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कथन था बदायूनी का। यानी बदायूनी ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दीवान ए खैरात की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए खैरात। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो विभाग था दीवान ए खैरात, ये काम क्या करता था? तो ये गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था तथा निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम सल्तनत काल के किस शासक के द्वारा की गई? तो आपका जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। यानी सल्तनत काल का सर्वप्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिंचाई सुविधा के लिए किस सुल्तान ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और 1200 बागों को लगवाया? तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हक ए सर्व नामक जो सिंचाई कर है लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाया था और ये सिंचाई कर लगाने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस शासक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा जो अब अंबाला जिले में है इसे दिल्ली लाया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा को दिल्ली लाने का काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। यानी प्रथम भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की, वो था फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये दोनों बातें अगर आप कोरिलेट करके याद रखेंगे तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दारुल सफा की स्थापना किस शासक काल के दौरान हुई? तो याद रखिएगा दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये दारुल सफा क्या करता था? यह एक खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना लोगों के इलाज के लिए की गई थी, ठीक है। और इसमें कुशल हकीम रहते थे जो इलाज करते थे। और इसकी स्थापना किसके शासनकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, जो मंगोल का सेना नायक तैमूर था उसने भारत पर आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खातोली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो आपका सही जवाब क्या होगा, खातोली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और याद रखिएगा, इस युद्ध में, खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गज ए सिकंदरी जो एक नाप का पैमाना था, ये किसके समय में आरंभ किया गया। तो आपका जवाब होगा सिकंदर। अगला प्रश्न है, किस शासक के दौरान गायन विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। एक बात याद रखिएगा, सिकंदर शाही शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अगला प्रश्न है, वो कौन सा शासक था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो आपका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस सुल्तान ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। तो सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा और किसकी स्मृति में किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जौनपुर राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा मलिक सरवर, इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना भी की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सरकी शासकों ने 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, लेकिन 1479 ईस्वी में यानी 1479 ईस्वी में किस शासक ने इसके अंतिम शासक, सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो शासक का नाम है बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक बनने का एक गौरव प्राप्त किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इब्राहिम शाह सरकी, यानी इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। और एक बात और याद रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी ने अनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया था। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। और याद रखिएगा, जौनपुर को भारत का सिराज नाम से विख्यात हुआ था। किसके समय में, इब्राहिम शाह सरकी के समय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर कब बैठा। तो आपका सही जवाब होगा 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। और इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1420 से 1470 तक। और याद रखिएगा, इसकी उदारता, धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी, पहली बात। दूसरी बात, इसी कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वुलर झील में जौना लंका यानी जौनुल लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो याद रखिएगा जैनुल आबिदीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य के संस्थापक और वो किस वंश की स्थापना हुई, ये भी देखिए। तो इसमें सबसे पहला है बरार राज्य, इसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह और किस वंश से, इमाद शाही वंश। अगला है बीजापुर, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और राजवंश कौन सा है, आदिल शाह वंश या आदिल शाही वंश। अगला राज्य है अहमदनगर, अहमदनगर संस्थापक मलिक अहमद और वंश कौन सा है, निजाम शाही वंश। अगला है गोलकुंडा, गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह और राजवंश कौन सा है, कुतुब शाही राजवंश। इसी प्रकार बीदर राज्य है, संस्थापक अमीर अली बरीद और राजवंश कौन सा है, बरीद शाही वंश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि जो विजयनगर साम्राज्य था ये 4 राजवंशों में विभाजित था, जिसमें संगम वंश 1336 से 1485 तक, सालू वंश 1485 से 1505 तक, तुलु वंश 1505 से 1570 तक
और अराविडु वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बुक्का की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। तो याद रखिएगा 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरियर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। और हरियर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 1377 से 1404 तक। और याद रखिएगा ये जो हरियर द्वितीय है उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरियर द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग किसके समय में माना जाता है। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक था, विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि सुशोभित करते थे, जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अष्ट दिग्गज किस में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। और किस से भाषा से? तो तेलुगु भाषी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए जहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था वो अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? अमुक्त माल्यद। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और अमुक्त माल्यद जो कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना है वो किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कौन? अमुक्त माल्यद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। और उसी उनके समय में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। यानी यहां पर 2 प्रश्न बनेंगे। पहला पूछा जाएगा कि नागलपुर नगर की स्थापना किसके समय में, तो आपका जवाब होगा कृष्णदेव राय के समय में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पुर्तगाली शासक डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? कृष्णदेव राय के समय में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को। यानी कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी तुर्की भाषा में, उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। और याद रखिएगा इस संयुक्त सेना ने केवल बरार जो है इसमें शामिल नहीं, यानी जो संयुक्त सेना है उसमें बरार शामिल नहीं है। इस बात को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि होयसल राजवंश की राजधानी कहां थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। और इसका वर्तमान नाम क्या है? हेलेबिड है। और वो किस राज्य में? तो कर्नाटक के हासन जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो हम्पी का खंडहर है वो किस साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। तो याद रखिएगा हम्पी का खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। और ये जो हम्पी है वो कहां पर है? उत्तरी कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर किस शासनकाल में बना। तो याद रखिएगा विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर भी कहां पर है? हम्पी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विट्ठल मंदिर जो कि हम्पी में है इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस वंश में हुआ और किस राजा के द्वारा कराया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विट्ठल मंदिर यानी हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के एक वंश तुलु वंश के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। और अभी आपने पढ़ा था कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ प्रशासनिक विभाग हैं और उनके शासक का नाम है, उनके संस्थापक शासक का नाम जिन्होंने उन विभाग की स्थापना की। पहला है दीवान ए मुख्तराज। ये एक राजस्व विभाग है, पहली बात। और इसकी किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसी प्रकार दीवान ए रियासत जो कि बाजार नियंत्रण का विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दीवान ए अमीर कोही क्या था? एक कृषि विभाग, आप पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसी प्रकार दीवान ए खैरात ये दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में। अगला देखिए, दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान ए इंशा सरकारी पत्र से संबंधित है। और दीवान ए वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था किसके शासनकाल में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 तक था।
अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, और ये किसके निकट? कुतुब मीनार की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और ये किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ स्मारक हैं और शासक के नाम हैं, जैसे दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, जहांगीरी महल अकबर, और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है? किसे? और उसका जन्म कब और कहां हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। यानी अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। और उसका जन्म कब हुआ? तो 1253 ईस्वी में, यानी 631 हिजरी में। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, और ये अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें क्या है? मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह या जिसे तारीख ए अलाई भी कहा जाता है, आशिका, नूह सिपहर और तुगलका नामा, ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वो पहला मुसलमान कौन था जिसने भारतीय होने का दावा किया था? तो वो था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमीर खुसरो ने किस शैली को जन्म दिया, या किस शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है? तो याद रखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी और किस भाषा में? तो आपका सही जवाब होगा, तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी भाषा में की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तबला और सितार का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न, संगीत मीमांसा और संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राणा कुंभा द्वारा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि फितुहात ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फितुहात ए फिरोजशाही लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा, रामानंद के। और कबीर का ड्यूरेशन 1398 से 1518 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कबीर दास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सबद, साखी, रामायणी। यानी साखी, सबद और रामायणी कबीर दास की प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल के समय में की थी? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समय में। यानी जब गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की तो उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। और सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक? तो 1489 से 1517 के बीच। और गुरु नानक का समयकाल 1469 से 1539। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा, मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बारकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो नामदेव। यानी ये पूछा जा सकता है कि नामदेव का संबंध किस संप्रदाय से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बारकरी संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध भक्त और संत कवि गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने जो 25 ग्रंथों की रचनाएं की उसमें सर्वोत्तम कौन है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तुकाराम का काल कब से कब तक? तो 1608 से 1649 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तुकाराम किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे कौन? तुकाराम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चिश्तिया सूफी मत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, पहली बात। और दूसरी बात
कि यदि पूछा जाए कि भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। यानी चिश्तिया सूफी मत की स्थापना कब? तो अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इसहाक सामी और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने, और भारत में इसका प्रचार सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर जो थे, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे। याद रखिएगा इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। यानी निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु का नाम यदि बाबा फरीद दिया रहे तो आप उसको सही टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो याद रखिएगा दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई थी? तो 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कादरी शाखा के जो सर्वप्रथम संस्थापक थे वो बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादरी जिलानी थे। क्या नाम था इनका? जो कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक थे तो बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी था। और यदि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की बात पूछी जाए तो आपका सही जवाब क्या होगा? 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया? तो याद रखिएगा सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। यानी कृष्ण को औलिया के रूप में किसने स्वीकार किया? शाह मोहम्मद गौस ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह, यानी खानकाह सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा काव्य ग्रंथ जिसकी रचना रसखान ने की थी? तो प्रेम वाटिका, यानी प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 12 माशा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 माशा की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जायसी ने और किस रचना को किया था? तो पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम, ये जो हिंदी साहित्य की है ये किसकी रचना है? पद्मावत। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये किससे संबंधित रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा जायसी से संबंधित रचनाएं हैं। और याद रखिएगा पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में पद्मावत जो है ये हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार आपका सल्तनत काल कंप्लीट हो गया। मध्यकालीन इतिहास के अगले पार्ट में आप मुगल साम्राज्य को देखेंगे और इस प्रकार आपका मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों की परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें और ये प्रयास करना है कि समय से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आपके पास रिवीजन का पूरा मौका रहे, क्योंकि रिवीजन के अभाव में ही प्रश्न गलत होते हैं। और इस बार आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आप अपने समय से कोर्स को कंप्लीट कर लें और रिवीजन को प्रारंभ करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।